ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हरिहर एस्ट्रो सॉल्यूशंस में और मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। दोस्तों, ये वीडियो चैनल समर्पित है उन सभी लोगों को जो ज्योतिष और अध्यात्म में विश्वास रखते हैं और नित नई जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। मित्रों, ये चैनल एक माध्यम है आपसे जुड़ने का, अपने विचारों और अनुभवों को आप सभी तक पहुंचाने का और आपके विचारों और मार्गदर्शन को प्राप्त करने का। आशा करता हूं कि आप सभी मेरे इस प्रयास से लाभान्वित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्योतिष कक्षा का ये प्रथम वीडियो, ज्योतिष कक्षा भाग 1। आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं कुछ बहुत ही प्रारंभिक और मूलभूत जानकारियों से करना चाहता हूं, जिसमें प्रमुख रूप से हम सौरमंडल के आकाशीय पिंड या ग्रहों की स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त भाचक्र में राशियों और नक्षत्रों की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। तो सौरमंडल क्या होता है, ये हम सभी अपने स्कूल टाइम में पढ़ चुके हैं। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बने हैं। तो ये देखिए, सौरमंडल के ग्रह हैं, सूर्य है और सभी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। परंतु मित्रों, ज्योतिषी या ज्योतिष में विद्या जो है ये, इसमें हम पृथ्वी पर पड़ने वाले आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। इसलिए हम पृथ्वी को केंद्र मानकर इस पर होने वाले आकाशीय पिंडों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसे जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। तो इसके अनुसार पृथ्वी को केंद्र में मान लिया जाता है और बाकी के जो ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ, ऐसा मान लिया जाता है कि ये बाकी ग्रह इसके चारों तरफ हैं। वास्तविकता में सूर्य के सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, पर ज्योतिष को समझने के लिए ये जियोसेंट्रिक थ्योरी को समझना जरूरी है कि हम मान लेते हैं कि पृथ्वी को केंद्र में है और बाकी के ग्रह उसके चारों तरफ हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। तो अब जबकि हम पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करते हैं, तब हम सूर्य, जो कि वास्तव में एक नक्षत्र है या तारा है, उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है और पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है, उसका भी विचार ज्योतिष में किया जाता है। चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों, चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों ही ज्योतिष शास्त्र में, चंद्र जो है, इन्हें ग्रह हम कहते हैं, परंतु वास्तविकता में चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है और सूर्य एक तारा है। तो ये भी हमें जान लेना आवश्यक है। तो इनका विचार बहुत आवश्यक है ज्योतिष में, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। तो इसके अतिरिक्त राहु और केतु, जो कि वास्तव में ना तो कोई ग्रह है, ना नक्षत्र है कोई, और ना ही कोई उपग्रह है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि
अगर राहु और केतु नक्षत्र, उपग्रह या ग्रह कुछ भी नहीं है तो फिर वो है कौन और क्यों इनके बारे में विचार करना आवश्यक है। तो इस पे हम थोड़ी आज बात करते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं। तो वास्तव में राहु और केतु क्या है। तो पौराणिक कथाओं में राहु और केतु को दैत्य माना गया है, जो कि एक असुर है। राहु जो है वो असुर का सिर है और केतु जो है वो असुर का धड़ है। तो लेकिन ये तो बात हुई धार्मिक कथाओं की, परंतु वास्तविकता में साइंटिफिकली इसको समझे तो राहु केतु को समझते हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये देखिए इस प्रकार से, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो वास्तविकता में जो है दोनों जो हैं, ये राहु और केतु, यहाँ पे चित्र में देखिए ये राहु है और ये केतु है। तो यहाँ पे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और चंद्रमा जो कि एक उपग्रह है पृथ्वी का, ये इसकी परिक्रमा लगा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये चंद्रमा की कक्षा है, या इसको लूनर पाथ बोलते हैं, और ये जो है ये सूर्य की कक्षा है, या इसे सोलर पाथ जो बोलते हैं। तो ये दोनों जो सोलर पाथ और मून पाथ हैं, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे। ये इन्हीं पॉइंट्स को हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों ही बिंदु महत्वपूर्ण हैं। ये सोलर पाथ हो गया और ये लूनर पाथ हो गया, ये पृथ्वी है और ये राहु, ये केतु, ये तो इसके जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन्हीं को हमने राहु और केतु कहा है। और क्योंकि ज्योतिष में मैंने बताया कि चंद्रमा जो है मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है और पृथ्वी यानी स्वयं हम, हमारा शरीर। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे मन, आत्मा और शरीर तीनों को प्रभावित करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह यानी शैडो प्लैनेट कहा जाता है। राहु को नॉर्थ नोड और केतु को साउथ नोड कहा जाता है। तो इसे इस तरह से भी समझ लें कि जब चंद्रमा जो है, तो इसे राहु और केतु कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको भी समझ लीजिए। तो ये डायरेक्शन के हिसाब से इसको समझेंगे। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो जब ये चंद्रमा की गति ऊपर की तरफ होगी, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जब जाएगा, तो जब ये पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा तो इसे राहु कहेंगे। और जब ये गति नीचे की तरफ होगी, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये साउथ डायरेक्शन में करेगा, तो ये हमारा साउथ नोड कहलाएगा। तो इस तरह से राहु और केतु को हम समझ सकते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भारतीय ज्योतिष में हम देखी हैं, ये कौन कौन से ग्रह हैं। सूर्य जो कि एक, हमने बताया कि एक नक्षत्र है वास्तव में, पर हम इसे मतलब ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में इसे भी ग्रह मानते हैं। उसके बाद बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, इसे भी हम ग्रह मानते हैं वैदिक ज्योतिषी में। राहु और केतु, इन्हें 2
छाया ग्रह या शैडो प्लैनेट कहते हैं। तो इस तरह से जो ये 9 ग्रह हैं वो इस प्रकार से हैं। और इसके अलावा सौरमंडल का एक ग्रह जो है पृथ्वी भी है, परंतु पृथ्वी से ही हम सारा विचार कर रहे हैं, तो इसलिए सारे ग्रहों की जो स्थिति है वो पृथ्वी से ही देख रहे हैं और पृथ्वी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए पृथ्वी को 9 ग्रह की श्रेणी में शामिल नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा सौरमंडल में 2 ग्रह और हैं, अरुण और वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। तो इन्हें भी जो है वैदिक ज्योतिषी में शामिल जो है नहीं किया गया है, क्योंकि इनकी जो दूरी है वो पृथ्वी से काफ़ी अधिक मानी जाती है, तो ये उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, इनका जो प्रभाव है वो नगण्य माना गया है। परंतु जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो है इन दोनों को प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। पर जो कि हम यहाँ पे भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका प्रयोग जो है हम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे जो 9 ग्रह हैं, तो सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, चंद्र, राहु, केतु, तो हम इन्हीं का जो है विचार करेंगे यहाँ पे और इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। 9 ग्रहों की बात यहाँ पे होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है आते हैं 9 ग्रहों के पश्चात एक 12 राशियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे लेंगे, विस्तार से इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये 12 राशियाँ जो हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत ही कम शब्दों में अगर बोला जाए तो राशियाँ जो है वो नक्षत्रों का समूह हैं। तो ये 12 जो है राशियाँ जो है नक्षत्रों के समूह हैं। तो ये देखिए आप, ये नक्षत्रों के समूह है, इस प्रकार से आकाश में जो है इनकी स्थिति है। और प्रत्येक जो समूह है नक्षत्रों का, वो कुछ काल्पनिक रेखाओं द्वारा आपस में अगर उन्हें मिला दिया जाए, इस तरह से इन रेखाओं से, जैसे कुछ ये काल्पनिक रेखाओं से नक्षत्रों को आपस में जब मिला देते हैं तो हमें एक 12 जो है काल्पनिक जो है आकृतियां वो प्राप्त होती हैं। इन्हीं आकृतियों के आधार पर जो है हमने इनका जो है नामकरण किया हुआ है अलग अलग राशियों का। तो ये राशियां अगर आप देखें तो ये जो है 12 राशियां हैं। ये 12 राशियां हुई, ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो इस तरह से जो है इनकी आकृतियां जो है आकाश में एक काल्पनिक आकृतियां जो है इन्हें मानी गई हैं। तो इनका नामकरण इसी के हिसाब है। जैसे कि अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि एक मेढ़े या बकरे जैसी आकृति है, और वृष राशि एक बैल के समान जो है आकृति है। इसी प्रकार मिथुन एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा है, और तुला एक तराजू, और ये कर्क के बारे में बताते हैं। कर्क एक जैसे ये केकड़े जैसी आकृति हो जाएगी, और सिंह एक शेर जैसी आकृति है। कन्या, ये कन्या है, एक लड़की की आकृति होगी। और तुला यानी तराजू जैसी आकृति है। वृश्चिक जो है ये आपकी ये वृश्चिक राशि होगी, बिच्छू के जैसी आकृति है। यह धनुष जैसी आकृति है। मकर या कैप्रिकॉर्न जैसे बोलते हैं, ये एक काल्पनिक जो जीव है, जैसे एक इसका ऊपर का हिस्सा बकरे का है और पिछला हिस्सा मछली की तरह है। इस तरह की एक काल्पनिक जीव की आकृति है, इसे मकर या कैप्रिकॉर्न कहा गया है। इसके अलावा जो है ये कुंभ एक घड़े के समान जो है आकृति होती है इसकी, और मीन 2 मछलियां हैं, इस प्रकार की आकृति ऐसा माना गया है। तो इस प्रकार जो है ये 12 राशियां हैं।
तो इन्हें भी हम समझ लेंगे कि 12 राशियाँ के नाम कौन कौन से, और इन्हें क्रम से हमें याद कर लेना चाहिए। जैसे ये क्रम है इनका, 1 नंबर पे मेष राशि है, 2 पे वृष, 3 पे मिथुन, 4 पे कर्क, 5 पे सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु और 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। तो इस प्रकार से जो है इन्हें हमें समझ लेना चाहिए। तो अब आगे, इसके आगे हम इन राशियों को अगर समझें तो जो प्रत्येक राशि है ये, इसको ज़ोडिएक बर्ड या भचक्र जो है इसे बोलते हैं। और इस प्रकार से जो प्रत्येक राशि है वो 30-30 डिग्री की होती है। तो ये देखिए आप 360 या 0 अगर इसे मान लें तो 0 से 30 डिग्री तक मेष राशि है, और 30 डिग्री से 60 डिग्री तक वृष है या वृषभ राशि है, 60 से 90 तक मिथुन है, और 90 से 120 तक कर्क राशि है, 120 से 50 तक सिंह राशि है, और 150 से 180 डिग्री तक कन्या राशि है, 180 डिग्री से 210 डिग्री तक तुला राशि है, और 210 डिग्री से 240 डिग्री तक वृश्चिक है, 240 से 270 धनु राशि है, 270 से 300 डिग्री तक मकर राशि है, 300 से 330 तक कुंभ है, फिर 330 से वापस 360 या 0 पे मीन राशि। इस प्रकार से 360 डिग्री का जो चक्र है ये 30-30 डिग्री पे जो है एक एक राशि जो है 12 राशियाँ जो है इस प्रकार से विभाजित हैं। तो मित्रों, अब इस वीडियो को इतनी ही जानकारी के साथ जो है यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। और अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, इसको शेयर करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो मेरे वीडियो हैं वो प्राप्त होते रहें। अभी के लिए फिलहाल नमस्कार, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।